नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो में जो कि डिफरेंशिएशन पर ये पहला है, यूनिट 2 कोड 1001 मैथमेटिक्स फर्स्ट डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए बच्चों के लिए। और इसमें मैंने एक नंबर के जो प्रश्न आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव यानी जिसमें 4 ऑप्शन होंगे और एक ऑप्शन सही होगा, उस प्रकार के प्रश्नों को लेने का प्रयास किया है। देखिए, आप एक बात अच्छे से समझ लें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कोई मूल मंत्र नहीं होता है कि ये कर लो और वो मत करो, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई मूल मंत्र है तो वो एक ही है कि आप बेसिकली पढ़ाई करें, हर चीज की गहरे में जाके पढ़ें तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप कर लोगे। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे जो मेरे दिमाग में हैं, शायद आ जाए। बाकी तो मैं केवल प्रयास ही कर सकता हूँ। मेरे हाथ में नहीं है क्वेश्चन पेपर सेट करना, लेकिन प्रयास मैंने किया अपनी ओर से। और इस प्रयास में कितना सफल होता हूँ ये समय तय करेगा। अब ट्रिग्नोमेट्री के जो सूत्र हैं इम्पोर्टेंट, वो एक तो बहुत काम आते हैं। आपको पता होगा, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपके कई वीडियोस बनाए हैं, पेपर भी सॉल्व किया है पिछले साल का। आप उनको देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में आएंगी। तो ट्रिग्नोमेट्री के बगैर डिफरेंशियल कैलकुलस का करना लगभग असंभव है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन करेंगे कहीं न कहीं ट्रिग्नोमेट्री आएगी बीच में। तो मैंने इनमें कुछ प्रश्नों का समावेश किया है, कुछ क्वेश्चन मैंने छांटे हैं। इस वीडियो के अंदर केवल मैंने आपके लिए क्वेश्चन नहीं चुने हैं, बल्कि मैंने इस वीडियो में आपके लिए लिमिट, फंक्शन, डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, इनकी जो प्रमुख बातें हैं, मुख्य सूत्र हैं, उनका उल्लेख भी किया है, क्योंकि उनके बगैर आप ये प्रश्न नहीं कर सकते। तो मैंने जो प्रश्न 15 लिए हैं वो ठीक है, ले लिए हैं, लेकिन उसके अलावा जो मैंने इस वीडियो में आपके लिए इकट्ठा किया मैटर, वो भी देखेंगे तो फिर कहीं से प्रश्न आ जाएगा छोटे छोटे एक नंबर की, आप कर पाएंगे। तो इसी आशा के साथ शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो ये है 1 मार्क का। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एफ टेन थीटा कितना होगा? देखिए, फलन है, हमें एक्स के स्थान पर रखना है टेन थीटा। तो जैसे रखेंगे टेन थीटा, तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो देखिए, cos 2 थीटा इसका आंसर आ गया। अब कोई जरूरत थोड़ी कि यहाँ आपके थीटा हो, यहाँ मान लीजिए a हो जाता, तो ये cos 2a बन जाता। ठीक है। दूसरा, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो बताइए एफ जीरो कितना होगा? अब आपको यहाँ क्या करना है, एक्स की जगह जीरो लिखना है। तो एक बार साइन जीरो प्लस कॉस जीरो और नीचे साइन जीरो माइनस कॉस जीरो। आप जानते हैं साइन जीरो जीरो होता है और कॉस जीरो वन होता है। तो जीरो प्लस वन वन, जीरो माइनस वन माइनस वन, वन में वन माइनस वन का भाग लगाएंगे तो माइनस वन आ जाएगा, यहाँ से हो गया। तीसरा, अगर एफ एक्स बराबर लॉग वन अपॉन एक्स, तो एफ ए क्यूब कितना होगा? इसका आंसर आएगा -3। कैसे आया अब देखिएगा। देखिएगा क्या है कि आधार ए है लॉग की, वन अपॉन एक्स को मैं कह सकता हूँ एक्स की पावर -1, वन अपॉन एक्स को कह सकता हूँ एक्स की पावर -1। चलो इसको एक बार वन अपॉन एक्स ही रहने दो। हमको निकालना है एफ ए क्यूब, यानी कि एक्स की जगह लिखेंगे ए क्यूब, तो यहाँ आ जाएगा वन अपॉन ए क्यूब। अब ए क्यूब में पावर 3 आ रही है, ऊपर जाके वो -3 बन जाएगी, तो ए की पावर -3 हो जाएगा। अब लॉग ए की पावर -3 आधार ए, तो -3 जो घात होगी ना वो आगे आ जाएगी, तो -3 और लॉग ए आधार ए बन जाएगा, जो कि 1 होता है, तो इसका -3 ऑप्शन सही होगा। चौथा, अगर एफ एक्स बराबर लॉग एक्स आधार ई, तो एफ एम एन क्या होगा? तो एफ एम एन क्या होगा? देखिएगा, लॉग के कुछ नियम हैं वो आपको फॉलो करने होंगे। आपको एफ एम एन निकालना है। एफ एक्स दे रखा है, तो क्या करेंगे आप, एक्स की जगह पे एम एन लिख देंगे, तो यहाँ लॉग एम एन हो जाएगा। और दो संख्याओं के गुणनफल का जो लॉग होता है
वो उनके लॉग का योग होता है, यानी कि log mn हो जाएगा log m प्लस log n, बेस वही रहेगी जो e है, फिर log m प्लस log n, या चूंकि log x fx है तो log m fm हो जाएगा। तो इसके दो आंसर संभव हैं, log m बेस e भी हो सकता है और log m बेस c प्लस log n बेस c भी हो सकता है और fm प्लस fn भी हो सकता है। जो भी ऑप्शन होगा इन दो में से वो सही माना जाएगा। अब ये देखिएगा अगला प्रश्न, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 5x बटा x। इस पे तो बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। इस प्रकार के सवाल पर हम जानते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है। तो यहाँ अगर 5x है तो नीचे 5x होता है तो 1 बन जाता, पर 5x तो नहीं है। हम अपनी मर्जी से 5 से गुणा कर देंगे नीचे और ऊपर भी। तो नीचे जब गुणा करेंगे 5 से तो साइन 5x बटा 5x 1 बन जाएगा, और ऊपर जो गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x डिग्री बटा x, तो इसका उत्तर आएगा पाई बटा 180। कारण क्या है कि ये हम जो फॉर्मूला लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, इसमें x होता है रेडियन में और ये है डिग्री में। तो हम इस डिग्री को बदलेंगे रेडियन में। हम जानते हैं कि x डिग्री इज इक्वल टू x इंटू पाई बाई 180 रेडियन। उस केस में क्या होगा, यहाँ भी x इंटू पाई बाई 180 करना पड़ेगा, तब जाके 1 बनेगा। और आपने यहाँ पे भाग लगाया है, यानी जो है ना डिनोमिनेटर, इसको गुणा किया है पाई बाई 180 से, तो ऊपर ही गुणा करना पड़ेगा पाई बाई 180 से, जो आंसर आ जाएगा। तो ये है इसके अंदर। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा। आपका आंसर आएगा 1/2। तो कुछ नहीं करना है, इसके अंदर आपको 1 माइनस कॉस x जो है इसको लिखना है 2। देखिए मैं आपके सामने कर देता हूँ, इसको लिखना है 1 माइनस कॉस x है ना, इसको लिखेंगे अपन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे क्या करेंगे x बाई 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि जब जो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना, तो नीचे x बाई 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू तो ये होती है, पर यहाँ केवल एक्स स्क्वायर था और आपने एक्स स्क्वायर बटा 4 कर दिया है, यानी एक तरह से आपने डिनोमिनेटर के अंदर गुणा किया 1/4 का, तो आपको ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा 1/4 से, ऐसे, और लिमिट लग जाएगी यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 0। अब देखिए ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, ये तो बन जाएगा 1 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर है ना। और ये देखिए 2 गुणा 1/4, 2 गुणा 1/4, 2 गुणा 1/4 1/2 होता है। इस तरह से ये हो जाएगा। तो आशा है कि आप लोग इस प्रकार के और प्रश्न भी कर पाएंगे। अगला, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x। नॉर्मली बच्चे इसको जल्दी से बंद कर देते हैं, लेकिन वो तब होता है जब x टेंडिंग टू 0 हो या x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है। देखिए आप जानते हैं कि साइन x का मान जो होता है, चाहे कोण कितना भी बड़ा हो छोटा हो, -1 से लेके +1 तक होता है। वैल्यू ऑफ साइन x रेंज -1 टू +1, -1 से कम नहीं होता, +1 से ज्यादा नहीं होता, और नीचे x है इनफाइनाइट, यानी कि -1 से +1 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको जो भाग लगाएंगे अनंत से इनफाइनाइट से, तो नेचुरली आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट से भाग लगाने पर आंसर 0 आता है, लेकिन भाग लगना चाहिए किसी रियल नंबर में, और -1 से +1 के बीच में सारे नंबर रियल ही होते हैं। तो एनी रियल नंबर अपॉन इनफाइनाइट इज 0, तो आंसर इज 0। अब लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x, बड़ा सिंपल है, log 3 बेस c। एक्चुअली फॉर्मूला क्या है लिमिट का, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x जो होता है वो log a बेस c होता है। यार एक की जगह 3 आ गया, सिंपल। लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है ये, 1। देखिए आप जब log 1 प्लस x का प्रसार करेंगे, जो मैंने इसी वीडियो में आगे समझाया है, तो उस प्रसार में ऊपर जब आएगा ना उसमें x कॉमन लेंगे, x कट जाएगा तो 1, फिर मान रखेंगे x का 0, तो उत्तर आ जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण सीमा है, लिमिट x टेंडिंग टू a x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x माइनस a। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू a रेज़ टू n माइनस 1। याद रखना पड़ेगा आपको। आप इसमें सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए कभी a की जगह यहाँ 5 आ गया, यहाँ भी 5 होगा, तो यहाँ भी 5 होगा। देखिए यहाँ a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, ये सब सेम होना चाहिए, तब इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाता है। अब ये क्वेश्चन
आने की संभावना कम है, लेकिन मैंने कुछ सोच के क्वेश्चन ले लिया, क्या पता इस प्रकार के प्रश्न आ जाए। कोई फंक्शन आपको दे रखा है, ऐसे सवाल तो हजारों बन सकते हैं, मैंने छोटा सा सवाल लिया है कि कोई फंक्शन आ गया x/3x-4 और कहा गया आपसे इसका डोमेन निकालो, फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन का मतलब प्रांत। क्या होता है प्रांत, क्या होता है डोमेन? यानी किसी फंक्शन का डोमेन x के उन मानों का समुच्चय है जिनमें से कोई मान लेने पर वो फलन, जिनमें से वो सारे मान लेने पर वो फलन परिभाषित हो जाए। यानी x के वो मान लेने हैं जिनको लेने से ये फलन डिफाइंड हो, उन मानों का जब हम सेट बनाएंगे, एक समुच्चय बनाएंगे, उसको प्रांत कहते हैं। आप समझते हैं ना कि अगर किसी राशि में शून्य का भाग लगाएं तो परिभाषित नहीं होता है, अनंत कभी परिभाषित नहीं हुआ है। तो हम ये चाहेंगे कि 3x-4 जीरो ना हो। तो आप देखिएगा, मैं एक काम करता हूँ, ये 3x-4 है ना, इसको जीरो करके देखता हूँ x कितना आता है। इससे x आएगा 4/3। यानी ये x बराबर जो 4/3 तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर हो गया x का मान 4/3 तो 3 गुणा 4/3, 3 कट जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा, जीरो को भाग जाता है अनंत, जो कि परिभाषित नहीं है। तो ये 4/3 को छोड़ के कुछ भी हो जाए x का मान, ये परिभाषित है। तो ये हमारा आंसर आ गया r। देखिए r का मतलब है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर। इसमें सब आ गए, सभी वास्तविक, जो भी संख्या रेखा पर आप नंबर लाइन जो होती है ना, संख्या रेखा, इधर प्लस अनंत, इधर माइनस अनंत, ये सारे 0 1 2 इस प्रकार से -1 -2 अनंत अपार संख्याएं होती है संख्या रेखा पर, उनका समुच्चय जो होता है सेट, उसको हम आर कहते हैं, कैपिटल। उसमें से एक नंबर कम कर दो, कौन सा? 4/3। तो बाकी सब के लिए ये फंक्शन, ये फलन परिभाषित है, डिफाइंड है। तो इसका जो प्रांत हो गया वो हो गया आर माइनस एक समुच्चय, सिंगलटन सेट, यानी जिसका एक ही अवयव है, एक ही एलिमेंट है, 4/3। तो ये क्वेश्चन और इस प्रकार के क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। तो ये मैंने आपको कराने की कोशिश की है। कितने क्वेश्चन हो गए? 12 9 13। देखिएगा, आपको कह रखा है कि फलन f(x) बराबर 1 + 3 cos x का परिसर ज्ञात करो, रेंज क्या है? तो आपको बता दूं, sin x हो चाहे cos x हो, उनकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में वेरी करती है। -1 से +1 तक कुछ भी हो सकती है। अगर मैं लोएस्ट वैल्यू ले लूं इसकी, -1, इसकी cos 3x की, तो देखिए 1 + 3 और cos 3x की वैल्यू -1 ले ली मैंने, तो -3 + 1 ये -2 आ गया। और अगर मैं इसकी वैल्यू मैक्सिमम यानी +3 ले लूं, तो 1 + 3, सॉरी cos x की वैल्यू +1 ले लूं, मैंने कहा ना -1 से +1 तक, तो +1 ले लूं, तो 3 कम 3 1 4 हो गया। यानी कि अगर हम सबसे कम वैल्यू लें cos x की, जो कि -1 से कम नहीं हो सकती, तो इसकी वैल्यू आएगी -2। और सबसे ज्यादा ले ले वैल्यू cos x की, जो कि +1 होती है, तो आगे 4। यानी -2 से तो कम नहीं हो सकती वैल्यू इस फंक्शन की, और 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये रेंज हो गई, इसको कहते हैं परिसर। परिसर का मतलब ये होता है कि हमने x के स्थान पर वो सारे मान रख दिए जो संभव है, तो इस फलन का मान क्या होगा, वो परिसर, वो जो फलन के मान आएंगे ना, उन मानों का समुच्चय लेंगे, वो बनेगा परिसर। तो ये ऐसा नहीं कि -2 ही आएगा या +4 ही आएगा, -2 से लेकर +4 तक अनंत संख्याएं होती है। ये देखिएगा, अगर हम संख्या रेखा बनाए ना, ये प्लस अनंत, ये माइनस अनंत, तो ये -2 और वो +4, इसके बीच में ये पूरी लाइन गहरी हो जाएगी, यानी कि सारा आ सकता है। ये मत सोचना ये केवल 6 संख्या है, 6 नहीं है, इनफाइनाइट है ये, क्योंकि पॉइंट भी आता है, फ्रैक्शन भी आता है, सब कुछ आता है। तो इसको हम कहते हैं ये इस प्रकार से, -2, 4, इसका मतलब ये -2 और 4 नहीं है, ये अनंत है। एक विशेष प्रकार की बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, इसे कहते हैं क्लोज इंटरवल, संवृत अंतराल। -2, +4, यानी कि -2 भी इसमें इंक्लूड है, +4 भी इंक्लूड है, इनके बीच में जितनी भी है सभी इंक्लूड है। हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, -2 से 4 तक कोई भी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या। ध्यान दीजिएगा, ये क्लोज ब्रैकेट है। अगर -2 और 4 नहीं होता तो मैं छोटा ब्रैकेट लगाता, मैं लगाता स्मॉल ब्रैकेट,
और अगर मैं लगाता करली ब्रैकेट मंझला कोष्ठक फिर तो ये दो ही अवयव होते क्योंकि वो सेट बन जाए। ये तो है, तो ये भी सेट ही है, ये तो समुच्चय ही है। लेकिन इस प्रकार के जो समुच्चय होते हैं इस प्रकार सेट होते हैं जिसमें कि या तो कोष्ठक आता है कैसा, ऐसा, या फिर आता है ऐसा। ये इनफाइनाइट एलिमेंट को शो करते हैं। और अगर आपने ये लगा के कुछ लिख दिया 3 4 जो भी, तो वो संख्या निश्चित होती। खैर अभी हम उस डीप में नहीं जाएंगे, तो मुझे जाना नहीं आगे। आपके पॉलिटेक्निक पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, आपको ध्यान रखना है। 14वां क्वेश्चन, अगर y इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो तो dy बाई dx क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन सिंपल, बहुत सिंपल है। आप जानते हैं x रेस्ट टू n का जो होता है अवकलन करने पर n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 आता है। तो x की पावर 3 का 3 इंटू एक्स स्क्वायर का 2 इंटू एक्स, 5x का 5 इंटू 1, 6 कॉन्स्टेंट का 0। तो ये 4 3 12 एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x माइनस 5, इसका आंसर आ गया। अब कभी कभी इसमें और क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे कह दिया कि भाई आप एफ डैश 2 निकालो, तो ये जो dy बाई dx है ना, इसको हम एफ एक्स भी कहते हैं। तो ये एफ एक्स तो हो गया। अगर आपको सर ये एफ डैश एक्स हो, ये हो गया एफ डैश एक्स। अगर आपको एफ डैश 2 निकालना होता तो कुछ नहीं, केवल एक्स की जगह पे 2 लिख देते। लेकिन फिलहाल मैंने जो क्वेश्चन लिखा है उसका उत्तर यही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर y इज इक्वल टू ई रेज टू 3 log x बेस ई तो dy बाई dx क्या होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बतानी है कि अगर ई रेज टू log कोई भी फंक्शन हो और बेस उसकी ई है, ध्यान दीजिएगा, ई रेज टू log ऑफ एफ एक्स बेस ई, यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ ई है और यहाँ भी ई है और ये log है, तो जो भी फंक्शन होगा वही उत्तर हो जाएगा, यानी इसका एफ एक्स ही हो जाएगा। बस ये आपको याद रखना है। यानी अगर हम कहें कि ई रेस टू लॉग एक्स बेस सी तो एक्स हो जाएगा, ई रेस टू लॉग साइन एक्स बेस सी तो साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ हम क्या करेंगे, पहले तो इस 3 को ऊपर ले जाएंगे, तो आप देखेंगे ये ई रेस टू लॉग एक्स क्यूब हो गया ना। आप जानते हैं कि जब लॉग लेते हैं तो जो पावर होती है वो आगे आती है, तो ये आगे जो पावर थी इसको मैंने इंडेक्स बना दिया। अब बताइए ये ई है, यहाँ भी ई है, ये लॉग है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, एक्स क्यूब। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एक्स क्यूब आ गई। और एक्स क्यूब का डिफरेंस तो आप जानते हैं 3x² होता ही है। इस तरह से 16 क्वेश्चन, अगर y इज इक्वल टू लॉग x बेस x तो dy बाई dx कितना होगा। आंसर 0 आएगा। कारण क्या, कोई भी नंबर का लॉग उसी नंबर पर, बस वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। लॉग x बेस x हमेशा 1 होता है, लॉग x बेस x हमेशा 1 ही होता है। जैसे log 10 बेस 10, log 5 बेस 5, log 10 बेस 10, ये 1 होता है। 1 है कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0। तो log x बेस x का डिफरेंशियल 0 होगा। कई बार बच्चे यहाँ पे गलती से, पता है ना log x का फॉर्मूला 1/x, खट से 1/x भर के आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, 1/x होगा। अगर ये बेस e होता तो 1/x होता। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, अगर y बराबर x साइन x हो तो बताइए dy बाई dx क्या होगा। अब यहाँ सिंपल आपको गुणे का नियम लगाना है, u इंटू वी का। हम जानते हैं कि अब इसी वीडियो में आगे आपको ये फॉर्मूले बताने वाला हूं मैं कि भाई u इंटू वी का जब करते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, u और v क्या है, x के फंक्शंस हैं। तो फॉर्मूला ये है कि u इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, यानी u इंटू v का डिफरेंशियल प्लस v इंटू u का डिफरेंशियल। तो ये u मान लें, इसको v मान लें। तो देखिएगा x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशियल करने से cos x आता है प्लस साइन एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशियल 1 आता है। तो ये हो गया x cos x प्लस साइन एक्स। ये ऑप्शन सही होगा। तो x cos x प्लस साइन एक्स जहां भी आ जाए वो उत्तर हो जाएगा। अगला 18वां, अगर y इज इक्वल टू ई रेज टू cos x है तो dy बाई dx क्या होगा। ये एक्चुअली फंक्शन ऑफ फंक्शन का सवाल है। हमें क्या करना है, पहले ये मान के करना है कि ये ई रेज टू एक्स है। आपको पता है कि ई रेज टू एक्स का डिफरेंशियल ई रेज टू एक्स ही होता है ना। तो लिख दिया हमने ई रेज टू
इसका बोला e रेस टू cos x का e रेस टू cos x हो जाएगा, लेकिन ये cos x है, x नहीं है, तो cos x का हमें अलग से डिफरेंशियल करना पड़ेगा, वो होता है माइनस साइन एक्स, उससे गुणा कर देंगे, बस ये सवाल हो गया। सपोज ये करो e रेस टू साइन एक्स होता, इसका उत्तर क्या होता, e रेस टू साइन एक्स का e रेस टू साइन एक्स और साइन एक्स का cos x, उत्तर होता है cos x इंटू e रेस टू साइन एक्स। मान लीजिए e रेस टू टेन एक्स होता तो क्या होता, e रेस टू टेन एक्स का e रेस टू टेन एक्स और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो आंसर क्या होता, सेक स्क्वायर एक्स इंटू e रेस टू टेन एक्स। इसमें क्या आंसर आएगा, e रेस टू cos x का e रेस टू cos x और cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स इंटू e रेस टू cos x हमारा आंसर आ गया। इधर से चेन रूल है, हम बाद में करेंगे, चलो थोड़ा सा बता दूं आपको मैं। जैसे e इजिकल टू हमने लिख दिया, y इजिकल टू लिख दिया e रेस टू cos x को हमने u मान लिया, जहाँ u को हमने कह दिया cos x। अब ये y जुड़ गया u से, तो dy बाई du कितना हो जाएगा, e रेस टू u के का डिफरेंशियल e विद रिस्पेक्ट u e रेस टू u ही होता है, और ये du बाई dx कितना हो जाएगा, cos x का माइनस साइन x होता है। अब आपको पता करना है dy बाई dx, तो चेन रूल कहलाता है, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई du इंटू du बाई dx, ये फॉर्मूला होता है। और dy बाई du ये रहा e रेस टू u, और du बाई dx ये रहा माइनस साइन एक्स, तो इसको इससे गुणा करना है बस, तो माइनस साइन एक्स इंटू ई रेस टू यू, और ई रेस टू यू का मतलब ई रेस टू cos x। इसी प्रकार से ये भी है सवाल 19वां, ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन का है। अगर y की वैल्यू अंडर रूट टेन एक्स हो तो डी वाई डेज क्या होगा, तो आपको पता है कि जब रूट एक्स होता है ना, तो उसका डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये रूट टेन एक्स है ना, तो आंसर आएगा 1/2 रूट टेन एक्स। लेकिन ये टेन एक्स है, एक्स नहीं है, तो टेन एक्स का खुद का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। पहले हमने रूट एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, जो आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, वो होता है 1/2 रूट एक्स, और उसको गुणा कर दिया टेन एक्स के अवकलन से, जो होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो आंसर आ गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। अंतिम प्रश्न, ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन का है। अगर y बराबर साइन स्क्वायर एक्स हो तो डी वाई डी एक्स क्या होगा, और भाई एक्स स्क्वायर होता तो क्या होता 2x, अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो 2x, ये साइन स्क्वायर एक्स है तो 2 साइन एक्स, बस सिंपल हो गया ना। जैसे एक्स स्क्वायर का 2x, वैसे साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स, लेकिन ये x नहीं साइन एक्स है, साइन एक्स का खुद का क्या होता है, साइन एक्स का होता है cos x। अब आप जानते हैं कि 2 साइन ए cos ए साइन 2a होता है, 2 साइन एक्स cos x साइन 2x हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा साइन 2x, इसका आंसर आ गया साइन 2x। ये मैंने आपको 4 पेजेस के अंदर 20 क्वेश्चन मैंने अपनी ओर से अनुमान लगा के बनाए हैं, लेकिन कोई आवश्यक नहीं इनमें से है, मेरा अनुमान है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर मैं आने वाले जो 6 पेजेस इस वीडियो के उनको आप ध्यान से देखोगे, तो मुझे आशा है कि आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा छोटा सा, वो आप कर लेंगे 1 नंबर का। और 1 नंबर के क्वेश्चन को आप कम मत आंकिए, 1 मार्क के क्वेश्चन बेस बनाते हैं हर चीज का। आपके डिफरेंशियल में 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 8 नंबर के आएंगे, उन सबका बेस ये 1 नंबर के क्वेश्चन ही होते हैं, जो कि सूत्र याद करने से होते हैं। तो ये देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आप इसको जरूर याद रखें कि अगर f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो, ध्यान दीजिएगा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसपे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको तो केवल थोड़ा सा, ये वीडियो मेरा अगर मान लीजिए 40 मिनट का होता है, 35 मिनट होता है, 35 मिनट निकाल के सुनना और करना क्या है बस, क्या पता बाकी से सवाल बहुत सारे आ जाए। ऐसे मेरे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, उनको देखिए आप। अगर f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो तो उसको इवन फंक्शन कहते हैं, यानी x के स्थान पर हम लिख दें माइनस एक्स और फलन के मान में कोई परिवर्तन ना है, उस फंक्शन को कहते हैं सम फलन, यानी कि इवन फंक्शन। आप देखिएगा कुछ एग्जांपल, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, क्यों, अगर मैं x को लिख दूं माइनस एक्स यहाँ पे, तो ये माइनस एक्स का स्क्वायर तो वो प्लस ही होगा, ये सेम आ जाएगा। एफ एक्स बराबर कॉस एक्स भी इवन फंक्शन है, क्यों, अगर मैं x को लिख दूं माइनस एक्स तो ये हो जाएगा कॉस माइनस एक्स, और कॉस माइनस एक्स आप जानते हैं कॉस एक्स ही होता है, वापस वही आ गया। एफ एक्स लिख दूं मैं साइन स्क्वायर एक्स, ये भी इवन फंक्शन है, अगर x को लिख दूं मैं माइनस एक्स तो हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस एक्स, हालांकि साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन क्योंकि स्क्वायर हो गया ना वापस प्लस हो जाएगा, ये इवन फंक्शन। ये सारे फंक्शन, ऐसे 3 तो मैंने उदाहरण दिए हैं,
अनंत ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई गिनती नहीं है। आपको केवल क्या करना है कि x की जगह पे लिख दे -x और सॉल्व कर रहे हैं तो उस फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज ना है, जो फंक्शन था वही रह जाए, उसको कहते हैं समफलन। अब ये उसका उल्टा है, यानी अगर f -x निकाले और वो -f(x) आ जाए, यानी जो फंक्शन था ना पहले उसका निगेटिव आ जाए, तो हम कहेंगे वो एक विषम फलन है, यानी कि वो एक ऑड फंक्शन है। एग्जाम्पल देखिए, f(x = x³), ये ऑड फंक्शन है। कारण क्या, अगर मैं x लिखूं -x, तो ये -x का होल क्यूब हो जाएगा, और माइनस का क्यूब आप जानते हैं माइनस होता है, तो ये -x³ बन जाएगा, जो कि माइनस इंटू x³ होगा, यानी कि माइनस इंटू एफ एक्स, यानी कि f - x बराबर -f(x) हो जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे f(x) बराबर sin x, ये भी ऑड फंक्शन है, क्योंकि sin -x जो होता है वो माइनस sin x होता है। f(x = tan x भी ऑड फंक्शन है, क्योंकि tan -x माइनस tan x होता है। अब इसके अंदर आप देखिएगा, ये लिमिट के सूत्र हैं। मैंने एक लाइन के अंदर 3 सूत्र लिख दिए। ये पॉइंट नंबर कितने बने हमारे, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, ये पॉइंट नंबर 3, 4, 5 देखिए आप, यानी ये तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी के आंसर एक ही हैं। कौन कौन से, याद कीजिए। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x भी 1 होता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x भी 1 होता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos, इसमें cos x में अपॉन x नहीं आएगा, ध्यान देना, सिंपली cos x है, ये भी 1 होता है। अब अगर यहाँ कोई जरूरी नहीं x है, अगर यहाँ 4x है तो ये 4x होना चाहिए, यहाँ मान लीजिए 20x है तो 20x होना चाहिए। इवन यहाँ अगर स्क्वायर भी हो जाए, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स हो जाए, नीचे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये टेन स्क्वायर एक्स हो जाए, नीचे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो भी वो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये 3 फॉर्मूले बहुत काम के हैं लिमिट के अंदर, और ये इन पे छोटे छोटे सवाल बनते हैं ऑब्जेक्टिव, जो मैंने नहीं लिखा है। अगर आप ये याद करेंगे तो कहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, आप कर लेंगे। सूत्र नंबर, पॉइंट, सूत्र नहीं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैं महत्वपूर्ण बिंदु लिख रहा हूँ। 6, 7, 8 देखिएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻x - 1 अपॉन x 1 होता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 log of 1 plus x अपॉन x 1 होता है। एक्चुअली e⁻x और log 1 plus x का जो एक्सपेंशन है वो मैंने इसी वीडियो में आपको आगे बताना है, और वो आप पीडीएफ हमारी कहीं से मिल जाएगी आपको। बहुत से बच्चे मुझसे पढ़ते हैं टीचमेंट ऐप के माध्यम से, उनके पास सारी पीडीएफ है मेरी, लेकिन यूट्यूब पे हर दर्शक को पीडीएफ उपलब्ध कराना मेरे बस में नहीं होगा अभी इतने कम समय के अंदर। तो अगर आप भविष्य में कोई अच्छा काम चाहते हैं, कम फीस के अंदर बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो आप मेरी टीचमेंट ऐप को ज्वाइन कीजिए, बहुत कम फीस के अंदर, मात्र 599 रुपीज के अंदर। और वो 599 के अंदर आपको वो कुछ मिलेगा जो आपको हजारों रुपए खर्च करके भी प्राप्त नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं ना, जब मैं कुछ दिनों में इतना करा रहा हूँ, तो जब मेरे से लगातार बच्चे जुड़े रहेंगे, उसको कितना कराऊंगा, इसकी आप केवल कल्पना ही कर सकते हैं। तो मेरी टीचमेंट ऐप जो है उस पर जुड़ के मुझे आप चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा, और बाकी बातें बाद में कभी, अभी हमारा समय पढ़ने में लगाना है। ओके, थैंक यू। तो ये फॉर्मूले 2 बता दिए। एक और फॉर्मूला है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻x - 1 अपॉन x होता है, वो log a बेस ही होता है, याद रखिएगा। यहाँ भी x टेंडिंग टू 0 है, यहाँ भी x टेंडिंग टू 0 है, यहाँ भी x टेंडिंग टू 0 ही है। अब ये अगर मान लीजिए इस फॉर्मूले में मैं a की जगह e लिख दूं, a की जगह e लिख दूं, तो ये e⁻x - 1 अपॉन x बन जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। और यहाँ भी ए की जगह ई आ जाएगा, तो log ई बेस ई 1 होता है, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। यानी जैसे ही अगर मैं इस सूत्र में नंबर 8 फॉर्मूले में ए की जगह ए लिख दूं, तो नंबर 6 फॉर्मूला बन जाएगा। ये नम्मा, एक्चुअली इसको कहना चाहिए नम्मा नहीं, ये 2 फॉर्मूले इसके अंदर है, नम्मा भी है और साथ में 10वां भी है। ये नम्मा और 10वां 2 आ गए इसके अंदर, और ये 11वां हो गया, 9th 10th और ये 11th हो गया। देखिए मैंने आपके लिए 2 फॉर्मूले एक साथ लिख दिए, दोनों की वैल्यू ई ही है, ध्यान देना, दोनों की वैल्यू ई ही है। ई यानी कि आप जानते हैं कि ई एक अचर है जिसकी वैल्यू 3 से कम होती है, 2 से ज्यादा होती है। इसका लगभग मान जो होता है 2.718 होता है, एक कांस्टेंट है,
और ये एक अपरिमेय संख्या है, इट इज एन इरेशनल नंबर। ये आपकी विषय से बाहर की बातें हैं, अभी इस पे ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जो ई का मान होता है वो 2 से 3 के बीच में होता है। हाँ, तो ये आप देखिएगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू 1 अपॉन एक्स हो, या लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू एक्स हो, दोनों का मान ई ही होता है। इस बात को आप ध्यान में रखें डेफिनेटली। इसको सूत्र को याद कैसे करें, याद करने की टेक्निक मैं बताता हूँ आपको। 1 प्लस 0 रेज टू अनंत, ये एक टेक्निक है याद करने की। 1 प्लस 0 1 प्लस 0 रेज टू इनफाइनाइट, यानी एक के बाद 0 होना चाहिए, उसकी पावर इनफाइनाइट। यहाँ देखिएगा, यहाँ चूंकि x टेंडिंग टू 0 है तो 1 प्लस 0 ही बनेगा, और ये 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन 0 तो इनफाइनाइट होता ही है। ये हो गया। या यहाँ देखो आप, यहाँ 1/x है और x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो 1/इनफाइनाइट आप जानते हैं 0 ही होता है, और ये x तो इनफाइनाइट है ही है, तो ये इन दोनों ही फॉर्मूले में ये शेप बन रही है 1 प्लस 0 की पावर इनफाइनाइट। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ही फॉर्मूले के अंदर वैल्यू आती है ई, चाहे 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स हो, चाहे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स हो। अगर ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स है तो एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, और 1 प्लस एक्स है तो एक्स टेंडिंग टू 0। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। अंतिम सूत्र लिमिट का जो आपके काम का है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1। इस पे भी हम पिछले क्वेश्चन में चर्चा कर चुके थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर ए है तो यहाँ भी ए होगा और यहाँ भी ए होगा। ये मैंने आपको लिमिट के कुछ सूत्र बताए। अब लिमिट जो होती है, हम सीमा, क्योंकि आपके डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव, वो लिमिट और फंक्शन पर ही बनते हैं मोस्टली, तो मैंने इस पे ज्यादा जोर दिया। तो सीमा के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। कुछ नियम है सीमा के यानी लिमिट के, कुछ इसके कह सकते हैं इसको हम एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स, यानी कि सीमा की बीजगणित। पहला रूल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक कांस्टेंट है। देखिए एक्स का मान किसी मान की ओर अग्रसर है, और ये तो कांस्टेंट, इसमें एक्स आ ही नहीं रहा है, तो इसका उत्तर सी ही होगा। जैसे हम कहते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 100 क्या होगा, तो आंसर 100। अभी एक्स का मान 5 की ओर जा रहा है, 100 में कहाँ एक्स आ रहा है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा आप। दूसरा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए कांस्टेंट इनटू एफ एक्स, यानी हमें किसी अचर का और फंक्शन का गुणा करके उसकी सीमा ज्ञात करनी है। अचर को बार ले लो, सी बार ले लिया, इनटू अब उस फंक्शन की सीमा ज्ञात कर ली, अब जो भी आएगी आ जाएगी। यहाँ क्या है कि दो फंक्शन अलग अलग हैं, f1x f2x, उनकी जोड़ भी हो सकती है, बाकी भी हो सकती है। यानी अच्छा, दो की 3 4 5 कितने फंक्शन हो सकते हैं, जोड़ बाकी हो सकती है। तो दो या ज्यादा फंक्शन की जोड़ या बाकी हो रही हो, उसकी लिमिट ली जाए, आप क्या करें, उनकी अलग अलग लिमिट लेके उनकी जोड़े बाकी कर दो। देखिए मैंने बताया है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए f1x प्लस f2x इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए f1x प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए f2x। देखिए मैंने प्लस माइनस लगाया ना, यहाँ भी आपको प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, यानी प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस। ये गुणे का नियम है, दो फंक्शंस का गुणा हो रहा है f1x का f2x से, यहाँ लिमिट ले रहे हैं। हम क्या करेंगे, पहले इसकी लिमिट लेंगे फिर इसकी लिमिट लेंगे, उनको गुणा कर देंगे, यानी कि दो फलनों के गुणनफल की सीमा बराबर उनकी सीमाओं का गुणनफल। तो हम कह सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए f1x इंटू f2x इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए f1x मल्टीप्लाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए f2x। लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। अब यहाँ भाग लग रहा है, f1x बटा f2x हो रहा है, एक फलन में दूसरे फलन का भाग लग रहा है, इसकी सीमा ली जा रही है, तो आप अलग अलग ले लो लिमिट, पहले इसकी लिमिट फिर इसकी लिमिट, बीच में अपन कर दो, बस भाग लगा देंगे। लेकिन एक शर्त है इसके अंदर, ये कंडीशन है क्या, कि जो नीचे की जो लिमिट आई है एक्स टेंडिंग टू f2x, ये जीरो नहीं होनी चाहिए, बस ये जीरो अगर हो गई तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। छठा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए लॉग ऑफ f(x), देखिए कोई फंक्शन है, उसका लॉग लिया है बेस ई पर, और उसकी लिमिट है एक्स टेंडिंग टू ए। तो हम क्या करेंगे, हम किसी फंक्शन की लॉग की लिमिट लें
या उसकी लिमिट का लॉग लें, बराबर आंसर आएगा। हम क्या करेंगे, लिमिट को अंदर ले जाएंगे, हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a fx निकालेंगे पहले और उसका लॉग ले लेंगे। देखिए फर्क क्या है, यहाँ फंक्शन का लॉग लिया है फिर लिमिट निकाली है, यहाँ पहले फंक्शन की लिमिट निकाली फिर लॉग लिया है, तो बराबर होता है। ये कुछ नियम ऐसे हैं जो छोटे छोटे हैं, लेकिन आप अगर एग्जाम के पहले इनको प्रेजेंस ऑफ माइंड से याद रखेंगे तो क्या पता कितने बड़े सवाल छोटे क्यों, इससे बड़े सवाल हो जाते हैं। ये 7वां नियम ज्यादा काम तो नहीं आता, लेकिन मुझे ठीक लगा, ये ले लिया। लिमिट x टेंडिंग टू एफ एक्स की पावर 1/n, ये 1/n की n भी हो सकती है। तो उस केस में क्या होगा कि आप ये किसी फंक्शन की कोई पावर ली है और उसके बाद लिमिट ली है, तो आप यहाँ पे उस फंक्शन की लिमिट लेके फिर उसमें पावर कर सकते हो, बस समझिए ना। यहाँ फंक्शन की पावर ली है, उसकी लिमिट ली है, यहाँ फंक्शन की लिमिट ली है फिर उसकी पावर की है, एक ही बात है। ये हमारे कुछ जरूरी बातें हो गई। आगे ये तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ मैं आपको, हालांकि अब किताबें मिल जाएगी, लेकिन मैंने बहुत सिस्टमेटिक वे में आपके लिए ये परोसा है। महत्वपूर्ण प्रसार, इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस, देखिए e रेज टू एक्स, e रेज टू माइनस एक्स, e रेज टू एक्स, e रेज टू माइनस एक्स, ये 4 एक्सपेंशन आपको याद होने ही चाहिए। e रेज टू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इनफाइनाइट, ये अनंत श्रेणी है। e रेज टू माइनस एक्स में यही रहेंगे सारे, तो 1 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, e रेज टू एक्स, e रेज टू एक्स देखिए आप कि 1 प्लस एक्स लॉग ए बे सी प्लस एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 लॉग ए बे सी का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब अपन फैक्टोरियल 3 लॉग ए बे सी का होल क्यूब प्लस इनफाइनाइट। अब देखिएगा ये जो ए रेज टू एक्स है ना, ये सीरीज ई रेज टू एक्स की बन सकती है। हम तीसरे फॉर्मूले से पहला प्राप्त कर सकते हैं ये आराम से। कैसे, अगर मैं ए की जगह ए लिख दूं तो ई रेज टू एक्स बन जाएगा, और यहाँ जहां भी लॉग ए बे सी है वह लॉग ई बे सी बन जाएगा, लॉग ई बे सी जो 1 होता है ये बन जाएगी। ये ए रेज टू माइनस एक्स है। एक्चुअली ये जो है ना, इसमें सारे प्लस हैं, इसमें 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस इस तरह से होता है। 5वां, लॉग 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है, याद रखना, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस एक्स क्यूब बटा 3 माइनस एक्स की पावर 4 बटा 4 प्लस इन पर, ये ध्यान रखना फैक्टोरियल नहीं है। और 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, इस प्रकार से लॉग 1 प्लस एक्स, ये लॉग 1 माइनस एक्स बेसी, ये वाले फॉर्मूले होंगे। लेकिन इसमें तो 1 प्लस 1 माइनस है, इसमें सब माइनस होंगे, ध्यान देना। रहेंगे वही एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स 4/4, वही है, लेकिन सभी माइनस में है। ये भी अनंत श्रेणी है। ये 3 फॉर्मूले, एक्चुअली ये फॉर्मूला बहुत काम का है। जैसे एक सूत्र है ना आपका लिमिट का, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, तो जैसे हमने ये सीक्वेंस खोली, ये सीक्वेंस लगाई और एक्स कॉमन लिया, अपॉन एक्स से एक्स कट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स बाई 2, फिर एक्स के बाद 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर हमारा। इसी तरह से ये फॉर्मूले बहुत काम के हैं। याद होगा आपको, लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, वो इसका सोल्यूशन यहाँ से मिलेगा आपको। आप ये सीक्वेंस याद रखें साइन एक्स की, एक्स माइनस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3, यहाँ फैक्टोरियल आता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 बटा फैक्टोरियल 7 अप टू इनफाइनाइट, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, ये कॉस एक्स, इसमें 1 आता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड अप टू इनफाइनाइट। ये 10x है, इसमें फैक्टोरियल नहीं आता है, x प्लस एक्स क्यूब बटा 3 प्लस 2 गुणा एक्स की घात 5 बटा 15 प्लस अप टू इनफाइनाइट। अब अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना हो, प्रूव करना हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x अपॉन x, तो आप 10x के अंदर ये लिख देंगे और x कॉमन लेंगे, अपॉन x से x कट जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 3 प्लस 2x की पावर 4 बटा 15 आएगा, तो वहां x को जैसे 0 करेंगे तो बाकी सब 0 हो जाएंगे, 1 बचेगा जो कि आपका आंसर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूँ मैं आपको। 1 प्लस एक्स की पावर n, ये बाइनोमियल थ्योरम में काम आएंगे, लेकिन कभी कभी लिमिट के सवाल में भी ये काम आते हैं, एक्सपेंशन तो मैंने लिख दिया है। 1 प्लस एक्स की पावर n देखिएगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब,
ये एक अनंत श्रेणी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो n है ना, ये कोई प्राकृत संख्या नहीं है, इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। अगर ये नेचुरल नंबर होता, मान लीजिए 5, 7, तो इससे संख्या निश्चित होती। पर यहाँ n जो है ना, इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। यहाँ n जो है वो आपके बता देता हूँ यहाँ पे। ये जो n है ना, ये या तो आपका n है नेगेटिव है कोई, या जो n है कोई फ्रैक्शन है, जैसे कि मान लीजिए 4/3, इस प्रकार से -5/8 भी हो सकता है। लेकिन n जो है इन सवालों में, ये 4 सूत्र लिखे मैंने, 10वां 11वां, अगले पेज पे 12 13, इनमें n जो है वो पॉजिटिव नंबर नहीं, इसको ध्यान रखें बस। तो मतलब पॉजिटिव क्या बोलते हैं इसको, प्राकृत संख्या नहीं है। तो 1 + x⁴n ये अनंत श्रेणी है। अब ये 1 - x⁴n है, तो ये भी अनंत श्रेणी है। फर्क क्या है, यहाँ सारे प्लस थे, यहाँ 1 + 1 - 1 + 1 - ध्यान देना, यहाँ ऊपर n है, n पॉजिटिव है, और कैसा है, इसमें प्राकृत संख्या नहीं है। ये दो सूत्र देखिएगा, ये 1 - x⁴ -n है। आप अगर कहेंगे कि n नेगेटिव है तो गलत कहेंगे, n तो पॉजिटिव ही है, n नेगेटिव नहीं है, ध्यान देना, n पॉजिटिव है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। बस जैसे n मान लीजिए 5 है, तो एक्चुअली ये उसका माइनस हो गया, -5 हो गया, समझिए ना इस चीज को। माइनस तो फॉर्मूले में आ रहा है, n खुद माइनस में नहीं है, n प्लस में ही है। तो ध्यान दीजिएगा, जितने मैंने 4 फॉर्मूले लिखवाए हैं, ये 12 13, इसके पहले 10 11, उसमें n हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। यहाँ देखिए दोनों जगह माइनस आ रहा है, ऊपर -n है, तो यहाँ फॉर्मूले में ये बदलाव आएगा। जब दोनों माइनस है ना, ये सब जगह प्लस आएगा। ये सूत्र आपके बायनोमियल थ्योरम में काम आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। 1 + nx + n × n + 1 upon factor 2 × x² + n × n + 1 × n + 2 upon factor 3 × x³ plus up to infinite। और यहाँ क्या है कि ऊपर तो माइनस है नहीं है, नीचे माइनस देगा, यहाँ प्लस है, बस। तो यही फॉर्मूले बनेंगे, केवल ये सारे प्लस होने की जगह पर 1 + 1 - 1 + 1 - इस प्रकार से। अब देखिएगा, ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने की टेक्निक बताता हूँ। ये बहुत काम आते हैं सीमा के सवालों में, इस पे सवाल बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 + 2 + 3 + 4 up to infinite। प्रथम, एक्चुअली ये हम इसको इन्फिनिट नहीं कह सकते, मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, इट इज नॉट अप टू इन्फिनिट, ये n होगा। ये अनंत श्रेणी नहीं भाई, ये अनंत श्रेणी नहीं है, लिखने में मेरे से गलती हो गई है, एकदम से ध्यान में आया, ये अनंत श्रेणी नहीं है। ये n पद हैं, कितने पद हैं, n पद हैं, ये भी n पद हैं, यानी n टर्म्स हैं, n पद हैं। हम इसको यूं बोलते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n × n + 1/2। जैसे मान लीजिए आपको पहली 3 संख्या जोड़नी है प्राकृत, तो 1 और 2 3 और 3 6 हो गया ना, 3 2 5 और 1 6, या n को 3 लिख दो, 3 × 3 और 1 4, 4 3 12/2 6 हो गया। अगर पहले 4 जोड़नी है तो इन चारों को जोड़ दो, 4 3 7 2 9 और 1 10, यहाँ n को 4 ले लो, 4 × 4 1 5, 4 × 5 20/2 10 होता है। ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ये फॉर्मूला याद रखें, n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6 आपको याद रखने होंगे। जैसे मान लीजिए आपको प्रथम 2 के वर्ग के जोड़ करनी है, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5, या 2 रख दो, 2 × 2 और 1 3, 2 3 6, 6 से 6 कट गया, 2 दूनी 4 और 1 5 आया ना। इसको हम सिग्मा n स्क्वायर, इसको कहते हैं सिग्मा n। 1 + 2 + 3 + 4 up to n को सिग्मा n कहते हैं। ये 1² + 2² + 3² अप टू n पद का मतलब n स्क्वायर हो जाएगा, तो सिग्मा n स्क्वायर कहलाएगा। ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ये प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, 1³ + 2³ + 3³ + 4³ अप टू n³। n पद का मतलब आखिरी पद क्या होगा, n³। उसका फॉर्मूला है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये आपको याद रखने से
बहुत से सवाल हो जाएंगे जो मैंने नहीं लिखे हैं, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हो जाएंगे। इसको सिग्मा एन क्यूब भी कहते हैं। दो सीक्वेंस मैंने आपके लिए और लिखी है, एक साइन इनवर्स एक्स की, एक टेन इनवर्स एक्स की। अगर इसमें सवाल आ गया ऑब्जेक्टिव, जैसे आपसे कहा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा ये भी वन होता है। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, ये भी वन ही होता है। कैसे, ये इसकी सीक्वेंस ध्यान रखिए। ये इन्फिनिट सीरीज, डेफिनेटली ये इन्फिनिट सीरीज है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो प्रसार है वो है एक्स प्लस एक्स क्यू बटा फैक्टोरियल थ्री प्लस 9 इंटू एक्स की पावर 5 बटा फैक्टोरियल 5। ध्यान दीजिएगा, अप टू इन्फिनिट। जब एक्स कॉमन लेंगे ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 3 प्लस 9 एक्स की पावर 4 बटा फैक्टोरियल 5 प्लस अनंत। तो बटा एक्स करेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो 1 प्लस जीरो जीरो होती तो 1 रह जाएगा। सेम ये है, लेकिन tan इनवर्स एक्स के सीरीज में फैक्टोरियल नहीं आएगा। एक्स माइनस एक्स क्यूब बटा 3 प्लस एक्स की पावर 5 बटा 5 इस तरह से चलेगा। अब जो मेरे लास्ट के दो पेजेस हैं, वो तो इस वीडियो की जान है। इस वीडियो की जान है ये लास्ट के दो पेजेस, पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10। क्योंकि कोई भी सवाल करेंगे ऑब्जेक्टिव के डिफरेंशियल के अंदर, तो वो सभी इन सूत्रों में समाये हुए हैं। देखिए अवकलन के सूत्र मैंने आपको डिफरेंशियल के यहाँ पे कुल मिला के 16 फॉर्मूले लिखे हैं। इतने 16। देखिएगा, पहला देखिए, y को हम एफ एक्स भी कहते हैं। y का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, भाई x का एक फलन है। और y के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को बोलते हैं dy बाई डी एक्स। अगर हम पूछेंगे एफ एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, तो आप कहेंगे एफ डैश एक्स। तो dy बाई डी एक्स को हो या एफ डैश एक्स को हो, एक ही बात है। y को हो या एफ एक्स को हो, एक ही बात है। तो देखिए y के मान है या एफ एक्स के मान है, x की पावर n, याद रखें n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। अब इस एक सूत्र से ये चार सूत्र मैंने बना दिए। ये चारों सूत्र जो है इस एक सूत्र की सहायता से बन सकते हैं। ये रूट एक्स, याद रखें 1/2 रूट एक्स, 1/x, याद रखें -1/x स्क्वायर, एक्स याद रखें 1, सी कांस्टेंट याद रखें 0। ये कैसे आएगा, रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2 होता है, इसके अंदर n को 1/2 लिखते ही बन जाएगा। 1/x क्या होता है, एक्स की पावर -1। तो ये सूत्र बन जाएगा। अब देखिएगा, ये तीन सूत्र, ये तीन सूत्र में एक कैटेगरी मानता हूँ, ए रेज टू एक्स का डिफरेंशियल ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए बी सी। इसमें एक तो ध्यान रखना, ए जो है वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन एक नहीं होगा। मतलब ए की वैल्यू एक तो 0 से बड़ी होगी या ना 0 नहीं होगी। अब 0 नहीं होगी, 0 से कम भी नहीं होगी। 0 से बड़े में तो एक भी आता है, लेकिन एक इसमें नहीं इंक्लूड है। तो ये अगर है तो ए रेज टू एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। ई रेज टू एक्स का ए रेज टू एक्स होता है, लॉग एक्स बेस ई का 1/x होता है। अब कई बार यहाँ लॉग एक्स बेस ए बन जाएगा, तो क्या करेंगे, वो हम बाद में सवाल करेंगे ना 3 नंबर वाले, तब आ जाएंगे। अब ये 6 सूत्र हैं, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फिर देखिए 11 फॉर्मूला, ये इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स। इन दोनों के फॉर्मूले एक जैसे ही हैं, इन दोनों के एक जैसे हैं, इन दोनों के जैसे हैं, बस केवल प्लस माइनस का फर्क है। साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका यही है, केवल माइनस लगा दिया, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें -1 लगा दिया बस। सेक इनवर्स एक्स का 1/x √x स्क्वायर -1, इसमें -1/x √x स्क्वायर -1 हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु मैंने और लिख दिए हैं। वैसे तो बहुत सारे बिंदु होते हैं डिफरेंशियल में, लेकिन फिलहाल मैंने एक नंबर के सवाल के हिसाब से लिखे हैं। देखिएगा, जैसे लिमिट की बीजगणित होती है ना, वैसे ये अवकलन की भी बीजगणित होती है। कोई कांस्टेंट से किसी फंक्शन का गुणा हो रहा हो, उसका डिफरेंशियल करना हो, तो कांस्टेंट को बाहर ले लो और फंक्शन का अवकलन कर दो। जैसे आपको मान लीजिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है 4 sin x का, तो 4 बार ले लिया, और sin x का cos x, तो 4 sin x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, तो 4 sin x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 4 cos x, इस प्रकार से।
अब ये 2 या 3 या 4 फंक्शन की जोड़ बाकी हो रही हो, उनका अवकलन करना हो, यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना हो, आप अलग अलग फंक्शन के डिफरेंशियल ले लें, उनकी जोड़ बाकी कर लें। जैसे आपको मान लीजिए sin x प्लस tan x का डिफरेंशियल करना है, तो sin x का क्या होता है cos x और tan x का sec स्क्वायर x, आंसर क्या आ जाएगा cos x प्लस sec स्क्वायर x। इस तरह से ये दो फंक्शन की गुणा हो रहा है u और v का। ये u और v कांस्टेंट नहीं है, x के फंक्शन है, लिखा मैंने यहाँ पे u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, x के फलन है। तो u और v का जब डिफरेंशियल करेंगे तो क्या नियम है, इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। u इंटू v का अवकलन प्लस v इंटू यू का अवकलन, यानी कि अवकलन करने पर उसे कहते हैं अवकल गुणांक प्राप्त करना। u इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ u, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चौथा u बटा v, यानी कि इसे कहते हैं कोशिएंट फॉर्मूला, भाग का नियम। दो फलनों के भागफल का अवकलन करना, u और v का भाग लगाया u बटा v, उसका डिफरेंस निकाला। ध्यान दीजिएगा u और v कांस्टेंट नहीं है, u और v x के फंक्शन है। तो इसका फॉर्मूला ये है कि जो डिनोमिनेटर है ना v, उसका स्क्वायर कर दो पहले तो इन द डिनोमिनेटर। ऊपर जो नोमिनेटर में क्या लिखेंगे, अंश में डिनोमिनेटर यानी हर इंटू अंश का अवकलन यानी v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस अंश यानी कि नोमिनेटर इंटू हर का अवकलन यानी कि डी यू बाई डी एक्स। ये मैंने अपने कुछ वीडियो में ये सारे फॉर्मूले प्रूव किए हुए हैं, लेकिन अभी संभव नहीं इतना बताना, आप याद रख लें। तो u बटा v का जब करेंगे अवकलन तो आएगा अपॉन में v स्क्वायर आएगा, फिर अंश में आएगा v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। और एक ये चेन रूल में आपको भी बता चुका था एक सवाल के अंदर, इसे कहते हैं कड़ी से कड़ी जोड़ने वाला नियम। देखिए y फंक्शन है u का, u फंक्शन है v का, एक्चुअली y फंक्शन x का दे रखा आपको सवाल के अंदर, और आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना, लेकिन बीच में बहुत सारे फंक्शन आ गए। हमने क्या किया, बीच में कुछ तीन चीजें मान ली, u v w, y को जोड़ दिया u से, u को जोड़ दिया v से, v को जोड़ दिया w से, और w जुड़ गया x से। इस तरह से भाई x से जुड़ गया। तो हम जब निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स तो कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ये चेन रूल है। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा, और अगर आप ईमानदारी से और शांति से इसको वीडियो को वापस से देखेंगे तो बहुत से सवालों का समाधान आपको इसमें मिल जाएगा। और आप जानते ही हैं कि मैंने आपके लिए जो एक वीडियो बनाया था उसमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 35 सवाल मैंने छांटे हैं। डिफरेंशियल में मिला कि 45 हो जाएंगे। अब देखो 45 से 35 कितने होते हैं, 80। वो कितने लेने मेरे को, 131, यानी 131 का 80 कितना होता है, आधे से भी ज्यादा होता है, यानी करीब 60% मान लो। तो आप समझिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशियल मिलाकर करीब करीब 60% कोर्स, 60 to 65% कोर्स कवर करते हैं आपके। तो इसलिए मैंने पहले ये दो फंक्शन लिए, दो चैप्टर लिए हैं। ये मैंने पूरा कर दिया, ये बहुत जल्दी पूरा कर दूंगा, उसके बाद इनको फटाफट करूंगा। तो आपको मैं ये 3 वीडियो दे चुका हूँ, 15, 10 और 10 सवाल वाला। ये 20 का भी चल रहा है जो वीडियो खत्म हो गया, आगे 15 वाला आएगा, फिर 10 वाला आएगा, फिर ये 5 सवाल वाला आएगा, फिर 5 सवाल वाला, फिर 10। ये बहुत जल्दी बन जाएंगे। जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं वो मेरे वीडियो लगातार देखते रहे, तुमको आगे जाके मिलते रहेंगे एग्जाम होने तक। आज तारीख है 1, कल आपके एग्जाम है। तो आज पूरी रात तक मैं काम करूंगा। कोई भी समस्या आपकी हो, जो भी मुझको सुन रहा है, चाहे वो कहीं से भी हो राजस्थान में, वो मेरे मोबाइल नंबर नोट कर लें, 9521663064। एक बार तो मैं अपनी वीडियोस पूरे बनाऊंगा, चाहे रात के 12 बज जाए, 1 बज जाए। उसके बाद मैं स्टूडेंट की समस्याओं का समाधान करूंगा। मैं आज पूरी रात जगूंगा, सोऊंगा नहीं, हमेशा ही देखता हूँ। आज विशेष रूप से नहीं सोऊंगा, बल्कि आपकी परीक्षा होने तक मैं कल आपके लिए उपलब्ध रहूंगा, ताकि आपके लिए कोई भी समस्या का निराकरण कर सकूं। बस मुझे आप समस्या कब भेजेंगे, जब मैं अपनी वीडियो सारे पूरे कर दूं, पहले नहीं भेजेंगे, क्योंकि पहले मैं अपना काम करूंगा आप लोगों के लिए ना। तो इसी के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू।